तो सब्जेक्ट है हमारा CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास जो लैंग्वेज है पढ़ने के लिए स्पेसिफिकली वो है जावा लैंग्वेज। ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक मिलती जुलती है सी प्लस प्लस के साथ, और सी प्लस प्लस वाले भी बहुत सी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, प्लस कुछ चीज़ें जो सी प्लस प्लस की नहीं होंगी, जो सिर्फ जावा की होंगी, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अगर हम इंडेक्स देखें तो इंडेक्स के अंदर बहुत इजी इसके अंदर है, मज़े मज़े की चीज़ें हैं। जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन जावा के बारे में आता है कि जावा के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, जावा के फीचर्स। जावा के अंदर एक जेवीएम आता है, जावा वर्चुअल मशीन, वो क्या चीज़ होती है। और उसके बाद यहाँ से चैप्टर नंबर 3 से हमारी ऊप स्टार्ट होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, जो हमने सी प्लस प्लस की सब्जेक्ट है CS 304 उसी के साथ की है, लेकिन ये जावा के बारे में होगी। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती जुलती होंगी, और बहुत सी चीज़ें जो हैं इसके अंदर डिफरेंट भी आएंगी। ये तकरीबन यहाँ तक हमारी ऊप के बारे में बातें होंगी। उसके बाद आगे आके चैप्टर नंबर 13 से लेके आगे तक जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक होगा। तो कोशिश करेंगे कि 3 या 4 वीडियोस के अंदर अंदर जो है वो इसको ख़त्म कर लें, इसके सिलेबस को। तो जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 1 आ रहा है जावा फीचर्स के बारे में, कि जावा के क्या फीचर्स होते हैं, जावा के बारे में क्या है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जैसे सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसी के बारे में ये थोड़ा सा है। तो यहाँ पे आता है जी कि जावा लैंग्वेज के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखनी है यहाँ पे, कि क्या है जी कि जावा जो है वो बनी थी या डेवलप हुई थी, या उसकी पॉपुलैरिटी वगैरह बनी थी 1995 के बाद। ठीक है, और इससे पहले जो है वो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो ओनली मार्केट के अंदर जो है, जिनकी ज़्यादा रोब था या ज़्यादा अच्छे काम करने के लिए, बड़े कामों करने के लिए स्पेसिफिकली सी लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। और उसके बाद जावा की जो है वो बारी आई थी। जावा की लैंग्वेज के अंदर जो है उसके 2 हिस्से होते हैं, अगर हम सिर्फ जावा की बात करें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों अलग चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग चीज़ें हैं। जावास्क्रिप्ट हम नॉर्मली डेवलपमेंट में ही इस्तेमाल करते हैं, और वो एक हिसाब से बैकएंड पे ही इस्तेमाल होती है, लेकिन वो फंक्शनैलिटीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जबकि जावा लैंग्वेज जो है एज अ API इस्तेमाल की जा सकती है, एज अ बैकएंड डेटाबेस के साथ मिला के इस्तेमाल की जा सकती है। तो जावास्क्रिप्ट और जावा के अंदर फ़र्क होता है। वो काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, उसको नहीं छेड़ते अभी हम। तो जावा लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें, तो जावा के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है उसकी कोर लैंग्वेज, और दूसरी होती है उसकी लाइब्रेरीज़। ठीक है? जावा के 2 पार्ट्स हैं जी, कौन-कौन से? द कोर लैंग्वेज, जिसके अंदर वेरिएबल्स आते हैं, वही सी प्लस प्लस वाले। एरेज़ आते हैं जो हमने पढ़े हैं CS 301 के अंदर, और ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो हमने पढ़े हैं CS 304 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है जी कि द JVM जावा वर्चुअल मशीन रन्स द कोर लैंग्वेज। इसकी एक ही, जैसे सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता था हमारा, कौन सा होता था जी? डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसी तरीके से जावा के लिए हमारा JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि कोर लैंग्वेज को रन करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सिंपल कोर लैंग्वेज इज स्मॉल सिंपल इनफ टू रन ऑन स्मॉल डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन, स्मार्ट कार्ड्स, PDAs, छोटे मोटे जो होते हैं हमारे टैबलेट्स वगैरह, उन पे रन करने के लिए इनफ है। यानी कि सिर्फ जावा का कोर लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम इन डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आती हैं जावा की लाइब्रेरीज। अब जावा लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है कि जी, छोटी सी एक मिसाल दूं आपको। आपने एक लैंग्वेज के बारे में सुना होगा, दैट इज CSS। एक होती है वेबसाइट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं HTML। उसके बाद आती है CSS के आगे कुछ फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, उनमें से एक फ्रेमवर्क है जिसको हम बूटस्ट्रैप कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि CSS का कोड ही बिल्ट इन हमारे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल होता है, हमारे सिस्टम के अंदर हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और बजाय इसके कि आप 3 से 4 लाइनों का CSS का एक कोड लिखें, आप उसकी जगह पे बूटस्ट्रैप का एक लफ्ज़ लिखते हैं, सिर्फ सिर्फ एक लफ्ज़ लिखते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा वो 3 से 4 लाइनों का कोड हमारे बाकी कोड के अंदर मिक्स हो जाता है अपने आप। ऐसी चीज़ों को हम लाइब्रेरीज कहते हैं। सेम एग्जांपल अगर मैं आपको सी प्लस प्लस के हवाले से दूं, जो आपको थोड़ी ज़्यादा फेमिलियर होगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना कोड इस्तेमाल करने से पहले सबसे शुरू में लिखते होते हैं हैश इंक्लूड, और आगे लिखते होते थे आईओ स्ट्रीम,
हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, हैश इंक्लूड के अंदर हम मैथ डॉट एच वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब वो हैश इंक्लूड के अंदर जो फाइल पड़ी होती है उसके अंदर क्या कोड पड़ा हुआ है, कभी ये सोचा आपने? मैं यहाँ पे डेव ओपन करता हूँ। ठीक है, न्यू प्रोग्राम लिखता हूँ और इसके अंदर सिर्फ मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड LUTE आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या होती है बोला? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसका मकसद क्या है कि हम अपने प्रोग्राम को इनपुट दे सकें, ठीक है, और अपने प्रोग्राम से आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो करवा सकें। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट काम होता है, इसीलिए इसको आई से मुराद इनपुट है और ओ से मुराद आउटपुट है, स्ट्रीम होता है फ्लो ऑफ डाटा। सो इनपुट आउटपुट फ्लो ऑफ डाटा, ये है हमारी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अगर मैं अपने इस डेव को बोलूं कि भाई इस पर्टिकुलर हेडर फाइल को, इसका क्या मकसद है, ये हेडर फाइल हम इसको कहते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हम ऐसी ही चीज़ों को लाइब्रेरी कहते हैं। जावा के अंदर जो सी प्लस प्लस के अंदर ये हेडर फाइल होती है, जावा के अंदर ये लाइब्रेरी होती है। सी शार्प के अंदर भी हम इसको लाइब्रेरी ही कहते हैं कि लाइब्रेरीज कॉल करनी है, सबसे प्रोग्राम के सबसे टॉप पे सबसे पहले लाइब्रेरीज कॉल करनी है, और जब सारी लाइब्रेरीज की लिस्ट बन जाएगी उसके नीचे जनाब हमने अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करना है। और अगर मैं अपने डेव को बोलूं कि भाई इस लाइब्रेरी का कोड मुझे शो करवाओ, तो मैं इसको जो है वो इसके कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे इस लाइब्रेरी का कोड यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, फाइल का नेम आप ऊपर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, आईओ स्ट्रीम। और इस फाइल के अंदर कितनी लाइनें पड़ी हुई हैं? 79 लाइंस पड़ी हुई हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सी लाइन जो हैं वो कमेंट्स की हुई हैं, लेकिन अगर हम इसका कोड वाला पोर्शन देखें तो अराउंड 30 लाइन जो हैं वो इसके अंदर कोड की लाइंस है, जिसके अंदर 2-4 लाइनें ये आ जाती हैं और कुछ लाइंस ये आ जाती हैं, 2-4 लाइनें ये नीचे पड़ी हैं, कुछ 1-2 ऊपर पड़ी हुई थी। ठीक है, ये वाली जैसे कि ये वाली पड़ी हुई। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि मैंने एक फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर डालना चाहिए, उस फाइल के पीछे ये कोड लिखा हुआ है, ये सारा 80 लाइंस का। अब इसके अंदर भी फाइलें डाली हुई हैं, जैसे कि ये वाली हैश इंक्लूड बिट्स, हैश इंक्लूड ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम की अलग फाइल है। यहां से आप देखो कि मैंने क्या लिखा है यहां पे बोला, हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम। आई की इनपुट, ओ से मुराद आउटपुट, स्ट्रीम फ्लो ऑफ डाटा। तो इसके अंदर क्या है कि आईओ स्ट्रीम के अंदर, आईओ स्ट्रीम इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइब्रेरीज या 2 हेडर फाइल्स। कौन सी? एक हमारी आई स्ट्रीम और दूसरी हमारी ओ स्ट्रीम। अगर मैं आई स्ट्रीम का कोड ओपन करूं, कहां पे है आई स्ट्रीम का कोड? यहां पे पड़ा होगा, ये आई स्ट्रीम की फाइल कॉल हो रही है यहां पे। अगर मैं इस फाइल को ओपन करूं तो ये है हमारा आई स्ट्रीम का कोड, जो कि कितनी लाइनों का है? 880 लाइनों का है। अगर मैं ओ स्ट्रीम का यहां से कोड ओपन करता हूं, ये वाला, जो कि कितनी लाइनों का है? 650 और 600 लाइनों का है। ठीक है, तो आई ओ स्ट्रीम जब मैंने अपनी यहां पे क्लास कॉल की है एक, इसके पीछे इसने मल्टीपल फाइलों के साथ अपने आप को लिंक किया है, और उन सब फाइलों का वो सारा का सारा कोड मेरे इस प्रोग्राम के अंदर लाके अपने आप डाल दिया, बजाय इसके कि मैं ये 650 और 850 लाइनों का कोड यहां पे खुद से लिखता। ये फाइल का नेम है आई स्ट्रीम, ये फाइल का नेम है ओ स्ट्रीम, दोनों को मिला के बनता है आईओ स्ट्रीम। ये पड़ा हुआ है दोनों। ठीक है, और हमने जस्ट आईओ स्ट्रीम यहां पे लिखा है, और इन सब ये सारे जितनी भी फाइलें यहां पे आगे ओपन हो रही है, और मजीद और भी हैं यहां पे। ये डेफिनेशन है, ये वाला इंक्लूड भी हमारा यहां पे आ जाता है, ये वाली, ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन, ये सारी यहां पे डेफिनेशन है, ये वाली। ठीक है, इन सभी डेफिनेशंस का कोड मिला के अगर हम मोटी मोटी गिनती करें तो तकरीबन 1500 लाइंस बनती हैं। तो इस एक लाइब्रेरी से क्या हुआ, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम का क्या मतलब हुआ कि हमने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर 1500 लाइनें इंक्लूड कर दी। अपना जो भी प्रोग्राम मैंने यहां पे लिखना है, बेशक मैं यहां पे लिख दूं x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, सम इज इक्वल टू x प्लस 5, सी आउट कर, बेशक मैंने सिर्फ एक प्लस माइनस का प्रोग्राम लिखना है, लेकिन सिर्फ ये मुझे डालना पड़ेगा पहली बात। ठीक है, और इसके डालने से मेरी उन 4 लाइनों की खातिर 1500 लाइनों का कोड रन होगा, और इसके बिना वो कोड रन ही नहीं होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊं यहां पे, कि अगर हम मेन में चले जाते हैं, सी प्लस प्लस के अंदर लिखने का और जावा के अंदर लिखने का भी तरीका यही है कि जावा का कोड भी ऐसे मेन से ही स्टार्ट होता है, सी शार्प का भी ऐसे मेन से ही स्टार्ट होता है। तो अगर मैं यहां पे जाऊं, मैं यहां पे लिखता हूं एंड इंट एक्स इज इक्वल टू 5,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट y इक्वल्स 10। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ इंट सम इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी आउट डबल लेस देन सम। ठीक है, सी आउट हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आउटपुट करने के लिए, करेक्टर आउट, कंसोल आउट करने के लिए। तो कंसोल के ऊपर मुझे सम की वैल्यू शो करवा दो। ऊपर मैं किसी किस्म की लाइब्रेरी कॉल नहीं करता। ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ये ऑब्वियसली पहले पूछेगा कि आपने प्रोग्राम को कहाँ पे स्टोर करना है। मैं कोई फाइल का नाम दे देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इससे मुझे एरर दे दिया। क्या एरर दे दिया? सी आउट इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कौन सा? लाइन नंबर 9 के ऊपर। क्यों? वो कह रहा है भाई मुझे पता ही नहीं है कि सी आउट क्या होता है। अगर मैं यहां पे एक्स के पीछे वाला इंट हटा दूं ना, ये एक और एरर देगा यहां पे, एक्स इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि भाई एक्स क्या चीज है। अगर मैं वाई का हटा दूं, उसको ये नहीं पता चलेगा कि वाई क्या चीज है। अगर मैं ये वाला भी हटा दूं, उसको सम का भी पता नहीं चलेगा कि भाई सम क्या चीज है। तो मैंने इसके अंदर एक्स डाला, मैंने इसके अंदर वाई डाला, मैंने इसके अंदर सम डाला, मैंने इसके अंदर सी आउट डाला। आप देख लो, एक्स वाई है, सम, ये भी एक्स वाई है, सम, सी आउट और सम। कोई भी और चीज नहीं है इसके अलावा। 5 और 10 तो दो वैल्यूज आएंगी, तो ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा कि ये दो वैल्यूज हैं। इन दो वैल्यूज के अलावा बाकी इसने बोल दिया भाई कि मुझे ना एक्स का पता है क्या है, कौन सा लाइन यहाँ पे, ना मुझे वाई का पता है, ना मुझे सम का पता है, ना मुझे सी आउट का पता है कि ये क्या होते हैं। मुझे बताओ कि ये क्या चीजें हैं, मुझे बताओगे तो मैं काम करूंगा। तो मैं एक्स को कहता हूं कि भाई मैंने चूंकि इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास की है, तो भाई एक्स जो है वो एक इंटीजर है। मोस्टली लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें ये डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, जो वैल्यू के हिसाब से खुद ब खुद उसको जज कर लेता है कि अच्छा एक्स के बराबर 5 लिखा है तो ये एक इंटीजर वैल्यू है, 5.3 लिखा है तो ये अपने आप समझ लेगा कि ये एक फ्लोट वैल्यू है। तो अक्सर बताना नहीं पड़ता, लेकिन इसमें मुझे इसे बताना पड़ेगा कि भाई ये एक इंटीजर वैल्यू। इसी तरीके से जब मैं अब कंपाइल करूंगा, यहां से आप देखो एक्स का एरर खत्म हो गया। अब मैं वाई का बताऊंगा कि भाई वाई भी एक इंटीजर वैल्यू है, वाई का भी खत्म हो गया। सम का भी मैं बोल दूंगा कि भाई इसके अंदर सम के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, सम का भी निकल जाएगा। सी आउट फिर रह गया। अब सी आउट के पीछे अगर मैं इसी तरीके से इंटर लगा देता हूं, नहीं काम करेगा ये। वो कहेगा एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो एक सी आउट के लफ्ज को एज अ इंटीजर अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, जो कि नहीं कर सकते पहली बात, तो फिर वो आगे एक्सपेक्टेशंस मांगना शुरू कर देता है। अब आप यहाँ पे जो मर्जी कर लो, वो सी आउट को डिक्लेयर नहीं करेगा एज अ वेरिएबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही मैंने करना क्या है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के सबसे शुरू में एक ऐसी लाइब्रेरी कॉल करते हैं जो हमें बता सके या हमारे प्रोग्राम को बता सके कि भाई इसके अंदर क्या काम हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको करता हूं, इस ये लाइब्रेरी, अच्छा एक और चीज, सी प्लस प्लस के अंदर अपग्रेडेशन के बाद ये आईओ स्ट्रीम अकेली इस्तेमाल नहीं होती, ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, ऐसे इस्तेमाल होती है। ये एक लाइब्रेरी है, ये दो नहीं है अलग अलग। ठीक है, आईओ स्ट्रीम अकेली इस्तेमाल नहीं होती, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड अकेली इस्तेमाल नहीं होती। ये वाली किसी ना किसी लाइब्रेरी के साथ मिलकर इस्तेमाल होती है, उसका हिस्सा बन के इस्तेमाल होती है, जैसे कि आईओ स्ट्रीम। तो हम इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे, ये एक लाइब्रेरी। अब तक हमारे कंपाइलर में कितने एरर आ रहे थे? पहले इंटीजर के एरर आए डिक्लेरेशन के, हमने वो ठीक कर लिए। फिर भी अभी वो कह रहा है कि भाई मुझे सी आउट का नहीं पता क्या चीज़ है। मैंने ये दो लाइनें इसके अंदर ऐड कर दी। इन दो लाइनों की वजह से कौन सी फाइल ऐड हुई हमारे प्रोग्राम के अंदर? आईओ स्ट्रीम वाली फाइल, यानी कि ये वाली फाइल, जो कि अराउंड 20-22 लाइनों का कोड है। टोटल 80 बनती हैं, लेकिन अंदर कमेंट्स अगर हम निकाल दें तो 20-22 लाइनों का एक्चुअल कोड बनता है। उसके अंदर इसने दो और फाइलें इंक्लूड की हैं, एक हैश इंक्लूड ओ स्ट्रीम और एक हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम जो है वो अराउंड 611 लाइनों का कोड है, आई स्ट्रीम जो है वो अराउंड 880 लाइनों का कोड है। कुल मिला के ये आई स्ट्रीम की लाइनें, ओ स्ट्रीम की लाइनें, आई स्ट्रीम की लाइनें, ये मिल मिला के जो है हमारे पास कोई 1500 लाइनें बन जाती हैं। ये 1500 लाइनें इन दो लाइनों की वजह से हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐड हो जाती हैं। अब जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, ये कोई एरर नहीं देगा, एरर 0, और हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अगर हम इसको रन करेंगे, ये ऑब्वियसली रन भी हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर 15 लिखा हुआ नजर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो 15 हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया। ठीक है, ये होता है हमारी लाइब्रेरीज का काम। अब लाइब्रेरीज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं?
जावा के अंदर और किसी भी लैंग्वेज के अंदर, स्पेसिफिकली यहाँ पे जावा की बात हो रही है तो हम जावा की एग्जांपल्स ही यूज़ करेंगे। जावा के अंदर हम लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, जैसे कि हमने इसके अंदर ये पढ़ा था STD स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जिस जगह पे हमने यूजफुल बिल्ट इन कोड अपने कस्टम कोड के अंदर ऐड करना हो। ये वाला, ये मेरा कस्टम कोड है क्योंकि ये मैंने लिखा है। ये वाला सारा जो ऑलरेडी फाइलों के अंदर पड़ा हुआ है, ओ स्ट्रीम आई स्ट्रीम की फाइलों के अंदर ये जो पड़ा हुआ है, ये बिल्ट इन कोड है। अगर इस बिल्ट इन कोड को मैंने अपने कस्टम कोड के साथ मिला के चलाना है तो मैं लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करता हूं। C++ में दोबारा बता दूं, C या C++ के अंदर हम जिनको हेडर फाइल्स कहते थे उन्हीं को जावा और C# वगैरह के अंदर हम लाइब्रेरी कहते हैं, और किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर इनफैक्ट इसको लाइब्रेरी ही कहते हैं। तो हमारी जावा लैंग्वेज बेसिकली के दो हिस्से होते हैं। एक कोर जावा लैंग्वेज, ठीक है, जो बेसिकली एक सिंपल कोड होगा जो कि हम लिखेंगे कस्टम फॉर्म के अंदर, जैसे कि ये वाला, ठीक है, और दूसरा उसकी लाइब्रेरीज जो बिल्ट इन वहां पे पड़ी होंगी। सी और C++ के अंदर भी यही सिचुएशन थी कि जब हम C या C++ का कोड लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हेडर फाइल्स डिक्लेयर करते हैं, फिर मेन के अंदर आके अपना कोड लिखते हैं। ये जो मेन के अंदर मौजूद हमारा कोड होता है, ये हमारा कस्टम या कोर लैंग्वेज का कोड होता है। इसे हम कोर कोड या कस्टम कोड भी कह सकते हैं, और ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ये हमारी लाइब्रेरीज होती है। सेम गोज विद जावा हियर। उसके बाद टर्म आता है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती। कैसे? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती? ऐसी लैंग्वेजेस जो इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। सिंपल लफ्जों में अगर मैं बोलूं कि ऐसी लैंग्वेज जो इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, सिंपल इनहेरिटेंस को, मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहा, सिंपल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट होता है, अगर ये उसको सपोर्ट नहीं करती तो वो लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस नहीं होती। यहां पे अगर हम जावा की बात करें एज कंपेयर टू C++, तो जावा का जो सिंटैक्स है वो सिमिलर ही होता है C++ के हिसाब से। जावा के अंदर जो हम ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, और डिवीजन के लिए हम स्लैश इस्तेमाल करते हैं, मॉडुलस के लिए हम परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं, सारे के सारे ऑपरेटर्स जावा में वही होते हैं जो हम C++ के अंदर यूज करते हैं। इंक्लूडिंग जावा जो है वो C++ की निस्बत जो है फंक्शनैलिटी वाइज थोड़ी सी इसमें कमी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती, ठीक है, हमारी जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते, और हमारी जावा लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होती, सिंगल इनहेरिटेंस होती है। इस वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए एक ही रूल सिंपल सा चाहिए होता है कि ऐसी लैंग्वेज जो सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती हो। उसके बाद चाहे वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है या नहीं करती, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है तो उसका क्या मतलब है कि वो जनरलाइजेशन को सपोर्ट करती है, वो क्लासेस को सपोर्ट करती है, वो इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करती है, वो अब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करती है, एंड सो ऑन, वो वर्चुअल फंक्शंस को सपोर्ट करती है, एंड सो ऑन, फ्रेंड फंक्शंस को सपोर्ट करती है। तो सिर्फ इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने का मतलब यह है कि वो इनहेरिटेंस के साथ साथ मजीद 10 फंक्शंस को सपोर्ट करती है जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, जिसके अंदर जनरलाइजेशन, क्लासेस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन वगैरह 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 काफी सारे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है या नहीं करती वो उसका एक्स्ट्रा फीचर है। हमारी C या C++ लैंग्वेजेस जो हैं वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती हैं, लेकिन जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन चूंकि वो सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है इसलिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ जावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जिनको सपोर्ट नहीं करती जो C++ में थी? ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती। यानी कि ये जो हम प्लस प्लस लगाते थे और प्लस प्लस लगाने की वजह से वो जो ओवरलोडिंग हम कहते थे कि फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया A+B+C कर दिया और मैं कहता था यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है, ऐसी सिचुएशंस को हैंडल नहीं करती, ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती। और अगर ऐसी क्यूरीज और इक्वेशंस वगैरह आती हैं और उनको वो प्रोसेस करती है, वो उनको ओवरलोड नहीं करेगी, वो उसको सिंपल तरीके से प्रोसेस कर लेगी, उसमें हमारा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होगा। काम हो जाएगा हमारा, लेकिन हमारा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होगा। ऑपरेटर ओवरलोड होने का क्या मतलब है कि अगर एक प्रोसेस को करने के लिए हमें मिसाल के तौर पे
आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, एक ऐसे सीधी सड़क जा रही है और गाड़ी को आपने फुल उसकी रेस दबाई हुई है, मैक्सिमम पैडल उसका आपने पुश किया हुआ नीचे को, और गाड़ी जो है वो 120 की स्पीड पे जा रही है, ठीक है, ये गाड़ी की मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो आपने फुल चौथा पांचवा जो भी गियर है आपकी गाड़ी का वो आपने लगाया हुआ है और आपने फुल पैडल दबाया हुआ है जोर से, और 120 की स्पीड पे जा रही है। आगे जाके चढ़ाई आ गई, ठीक है, जैसे ही आपकी गाड़ी यहां से चढ़ाई पे पहुंचेगी क्या होगा, आपने पैडल फुल दबाया हुआ, गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। यहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी गाड़ी की स्पीड 60 या 70 पे आ जाएगी। वही गाड़ी जो 120 को सपोर्ट करती है वो 70 से ऊपर जा ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि इस वक्त सिंपल सड़क की निस्बत उसको चढ़ाई चढ़ते हुए ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है वही काम करने के लिए कि भाई इतनी जगह कवर करनी है, डिस्टेंस कवर करना है, दो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, फुल पेडल दबाया हुआ है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, लेकिन सीधी सड़क के ऊपर उसका जोर चूंकि कम लग रहा था वो जल्दी जा रही थी। जैसी चढ़ाई आती है वहां पे उसका जोर ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा, वहां पे वो स्लो हो जाएगी, लेकिन करते 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 अपना काम मुकम्मल कर लेगी और फिर यहां पे पहुंच जाएगी, और फिर यहां आते ही दोबारा 120 तक उसकी सुई चली जाएगी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ओवरलोडिंग। ये वाली सिचुएशन जहां पे उसको चढ़ाई चढ़नी थी वहां पे उसका जोर ज्यादा लग रहा था, तो ये सिचुएशन यहां पे होती है कि हम जब इस तरीके से ओवरलोडेड ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं या ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं, जावा के अंदर वो ऑपरेटर्स ओवरलोड नहीं होते, वो बिना ओवरलोड हुए बिना ज्यादा जोर लगाए अपना काम कर लेते हैं, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर वो ओवरलोड होकर काम करते हैं। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट कि हमारी जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं होते, हालांकि सी प्लस प्लस के अंदर हमने पॉइंटर्स का टॉपिक पढ़ा था CS 201 के अंदर, आई थिंक चैप्टर नंबर 13 या 14 करके था कुछ। उसके बाद हमने पॉइंटर्स का इस्तेमाल सी प्लस प्लस की क्लासेस में किया था। CS 201 के लेक्चर नंबर 26 में हमने क्लासेस पढ़ी थी, हमने उसके अंदर पॉइंटर का इस्तेमाल किया था करेक्टर के साथ, और उसके बाद CS 304 के अंदर भी हम तकरीबन हर जगह पे क्लासेस के साथ साथ अपने पॉइंटर का इस्तेमाल करते आए हैं। जब हमने CS 304 के अंदर क्लासेस बनाई थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस की थी, तो मेन में जब हम आते थे तो मेन में सिर्फ 3 या 4 लाइनों का ही कोड लिखते थे, स्टूडेंट S1, ठीक है, और S1 डॉट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हम कोई ना कोई फंक्शन कॉल करते थे सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हम उसको रेफरेंस के लिए कॉल करते थे और रेफरेंस का इस्तेमाल करने के लिए हम अपना पॉइंटर इस्तेमाल करते थे, यानी कि पॉइंटर जहां जहां भी एक कह लेना कि ज्यादा डाटा प्रोसेस करने की बात आई है, हमारी क्लासेस के अंदर हमारे प्रोग्राम के अंदर पॉइंटर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पे पॉइंटर ही नहीं है, तो फिर ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ना, फिर जावा लैंग्वेज हम यूज ही क्यों करते हैं, तो फिर कैसे करेंगे इसका हल। इसमें क्या होता है जी कि जावा लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर्स की निस्बत पॉइंटर के बदले में एक और फीचर हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम रेफरेंस कहते हैं, जिसको लिखने के लिए हम कहते हैं दिस पॉइंटर या दिस रेफरेंस हम कहते हैं इसको। हम जावा के अंदर पॉइंटर्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम इसके अंदर दिस फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करते हैं रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। सो इस हिसाब से क्या होता है कि जिस तरीके से जावा लैंग्वेज, जावा के प्रोग्राम जो हैं वो डील करते हैं सी प्लस प्लस की निस्बत अगर हम देखें तो वो सी प्लस प्लस की निस्बत जावा के प्रोग्राम जो हैं वो कम मेमोरी लेते हैं और सी प्लस प्लस की निस्बत थोड़े से ज़्यादा सिंपल होते हैं, बाकी फंक्शनैलिटीज़ वही सेम होती हैं और डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। पोर्टेबिलिटी है इसके अंदर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ किया जा सकता है, सिक्योर होता है, सेफ होता है, वगैरह वगैरह जो हमने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा था। कंपैरेटिवली अगर हम देखें सी या सी प्लस प्लस की निस्बत, तो जावा की जो परफॉर्मेंस है वो सी के बराबर ही होती है, तकरीबन सी से सिमिलर ही होती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर स्लो होता है, कुछ केसेस के अंदर तेज होता है, ठीक है। लेकिन कौन सी सिचुएशंस हैं, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जावा तेज होती है, ड्यूरिंग लोडिंग जावा स्लो होती है। सी के साथ या सी प्लस प्लस के साथ अगर हम कंपेयर करें, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जो है वो सी प्लस प्लस ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन ड्यूरिंग लोडिंग वो कम टाइम लेती है, इसीलिए सी प्लस प्लस गेमिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होती है जावा की निस्बत, क्योंकि लोडिंग टाइम जो है वो गेम्स के अंदर वो ज़्यादा मायने रखता है इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। जावा का प्रोसेसिंग टाइम कम होता है लेकिन लोडिंग टाइम ज़्यादा होता है, सी प्लस प्लस का लोडिंग टाइम कम होता है, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है। प्रोसेसिंग गेम्स में एक बार होनी होती है, लोडिंग बार बार होती रहती है।
आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, वो प्रोसेस्ड फॉर्म होती है ऑलरेडी, लेकिन उसने रियल टाइम में लोड होना होता है। तो रियल टाइम में लोडिंग जावा की स्लो है। इस वजह से हम सी प्लस प्लस को ज़्यादा प्रेफर देते हैं गेम डेवलपमेंट या रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर। ये था जी कि हम जावा की क्या इंपॉर्टेंस है और जावा क्यों यूज़ करते हैं।